बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर से, जहां दंगों से होने वाली क्षति की वसूली अब दंगाइयों से ही सरकार करेगी। उत्तराखंड में दंगा फसाद करने वाले उपद्रवियों पर नकेल कसने के लिए उत्तराखंड लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान प्रदेश सरकार ने अध्यादेश के तौर पर लागू इस कानून के लिए विधेयक पेश किया था। विधायक ने राज्यपाल की मंजूरी के लिए विधेयक को राजभवन भी भेजा था और इस कानून के तहत हड़ताल, दंगों, बंद और आंदोलनों में सरकारी संपत्तियों के साथ निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों से ये राशि वसूली जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिछले विधानसभा के सत्र में विधानसभा में दंगारोधी कानून जो पारित हुआ था उसे राज्यपाल ने अपनी स्वीकृति दे दी है। दंगारोधी कानून लागू होने के बाद प्रदेश में जो भी दंगा करेगा, सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, उसकी एक एक पाई की भरपाई उसी दंगाई से की जाएगी। इसे लाने का उद्देश्य ये है कि हमारा बहुत शांत प्रदेश है, यहाँ दंगा, तोड़फोड़, उपद्रव की कोई जगह नहीं है। विधानसभा में दंगा विरोधी कानून जो पारित हो गया था, माननीय राज्यपाल महोदय ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है और दंगा रोधी कानून लागू हो जाने के बाद प्रदेश के अंदर अब कोई भी दंगा करेगा, सरकारी संपत्ति को, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, तो उसकी एक एक पाई की भरपाई उसी दंगाई से सुनिश्चित की जाएगी। इसको लाने का हेतु यह था कि राज्य हमारा बहुत ही शांत प्रदेश है, यहाँ पर दंगा, उपद्रव, आगजनी, इस प्रकार का तोड़फोड़ का कोई स्थान नहीं है। इसलिए ये दंगा रोधी कानून विधेयक के रूप में लाया गया है। निश्चित रूप से इसके लागू हो जाने के बाद अब इस प्रकार की घटनाएं नहीं होंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उत्तराखंड को पर्यटन प्रदेश बनाने की मुहिम अब परिणाम देने लगी है। ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहन देने के प्रयासों के तहत राज्य के 4 गांवों को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से आगामी 27 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले समारोह में प्रदान किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हर वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता आयोजित की जाती है और इस प्रतियोगिता का उद्देश्य ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण को सुनिश्चित करना है। इसमें समुदाय आधारित जीवन शैली और मूल्यों को प्रोत्साहित किया जाता है। प्रतियोगिता में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिरता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस साल की प्रविष्टियों के आधार पर उत्तराखंड के 4 गांवों का चयन किया गया, जो राज्य की ग्रामीण पर्यटन क्षमता का प्रतीक है। उत्तराखंड में अब 4 गांवों को सम्मानित किया जाएगा। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बड़ी पहल की जा रही थी। पर्यटन विकास में गांव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो लगातार इसकी तैयारियां की जा रही थी और इससे लेकर के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को बधाइयां दी हैं, शुभकामनाएं दी हैं। 27 सितंबर को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार भी मिलेगा। पर्यटन विकास में गाँव की महत्वपूर्ण भूमिका नजर आ रही है। सीएम धामी ने ग्रामवासियों को इसे लेकर के बधाइयां दी है। और उत्तराखंड में इस साल अक्टूबर-नवंबर के मध्य में प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेलों की 38 प्रतियोगिता के लिए राज्य के 7 शहरों का चयन हो चुका है, लेकिन अभी तिथि का चयन नहीं हुआ। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि सरकार और विभाग की ओर से केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा को भी तैयारियों के संबंध में अवगत करा दिया गया है और राष्ट्रीय खेल कराने में उत्तराखंड पूरी तरह से तैयार है। और इसके साथ ही भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से जल्द तिथि जारी करने की घोषणा का आश्वासन भी मिला है। खेल मंत्री का ये कहना है कि राष्ट्रीय खेल करवाने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। नेशनल गेम को लेकर जो अपडेट है वो यही है कि मेरी पीटी उषा जी से मुलाकात रही और पीटी उषा जी ने इसको लेकर आश्वासन भी दिया, सहमति भी दी कि हम जल्द से जल्द जो है वो डेट डिक्लेरेशन का काम करेंगे। मुझे बहुत भरोसा है कि बहुत जल्द से जल्द ये होगा और चूँकि यदि हम कहें कि इसकी तैयारियों के संदर्भ में, तो सरकार की ओर से, विभाग की ओर से तैयारियों की पूरी डिटेल मैंने माननीय केंद्रीय खेल मंत्री जी को भी दे रखा है और पीटी उषा जी को भी हमने बता दिया है कि विभाग पूरी तरह से जो है अवस्थापनाओं के विकास में पूरी तरीके से तैयार है। हमें नेशनल गेम कराने में हम पूर्णतः सक्षम हैं और इसलिए हम प्रत्याशा में हैं कि जल्द से जल्द तिथि की घोषणा होए कि तैयारियों को
अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को राहुल गांधी के ऊपर बीजेपी के नेताओं के द्वारा लगातार की जा रही टिप्पणी को लेकर एक पत्र लिखा था, जिसके जवाब में अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखा। जेपी नड्डा द्वारा लिखे गए इस पत्र से कांग्रेस आग बबूला हो गई है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा खड़गे के लिखे पत्र में उपयोग की गई भाषा पर तीखी प्रतिक्रियाएं दी और कहा कि जेपी नड्डा की ओर से लिखे पत्र से स्पष्ट हो गया है कि अभी मानसिकता बदली नहीं है। जब राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे तब उन्होंने और तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस और उसके संगठनों को लेकर के चिंता जताई थी कि जिस तरह से वो हिंसावादी बातें कर रहे हैं उससे राष्ट्र की एकता को खतरा पैदा हो सकता है। आज बड़े अफसोस के साथ वो इस पत्र का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि एक बार फिर इतिहास पुनरावृत्ति कर रहा है और राष्ट्र फिर उसी रास्ते पर जा रहा है। नड्डा के लिखे हुए पत्र से ये आज स्पष्ट हो गया है कि मानसिकता अभी भी बदली नहीं है। आपको याद होगा, आज़ादी के कुछ ही समय बाद राजेंद्र प्रसाद जी प्रथम राष्ट्रपति और हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आरएसएस और उसके संगठनों के लेकर चिताया था कि किस तरीके से हिंसावादी बातें वो कर रहे हैं, जिससे राष्ट्र को और राष्ट्र की एकता को, अखंडता को खतरा पैदा हो सकता है। आज बड़े ही अफसोस के साथ इस पत्र का जिक्र इसलिए भी कर रहा हूं कि लगता है कि इतिहास अपनी पुनरावृत्ति करने जा रहा है। रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब में साफ साफ लिखा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मारने से एक साल पहले किस तरीके से आरएसएस और उसके संगठनों ने महात्मा गांधी के खिलाफ षड्यंत्रकारी बातें करनी शुरू कर दी थी, उनके खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया था और एक साल बाद नाथूराम गौडसे के द्वारा महात्मा गांधी की हत्या हो जाती है। मुझे डर लग रहा है, मुझे ये प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं उसी दिशा की ओर को ये फिर से देश जा रहा है। आज राहुल गांधी के ऊपर अनेकों किस्म के आक्रमण हो रहे हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गढ़ी कैंट में मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत प्रदेश में अब तक के सबसे विशाल निर्माणाधीन सामुदायिक भवन का निरीक्षण किया और इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने निर्माणाधीन अत्याधुनिक सामुदायिक भवन के निर्माण से संबंधित कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को 15 जनवरी तक निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री ने तेजी से चल रहे सामुदायिक भवन के निर्माण कार्य के लिए कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को भी शाबाशी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में जन सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने ये भी कहा कि निश्चित तौर पर इस विशाल सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर गढ़ी कैंट क्षेत्र के लोगों को शादी विवाह सामाजिक कार्यों के लिए वरदान साबित होगा। मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार जिन योजनाओं का शिलान्यास करती है उनका लोकार्पण भी करती है। उन्होंने ये भी कहा है कि 15 जनवरी 2023 को इस विशाल सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया गया था और 15 जनवरी 2024 को इस भव्य सामुदायिक भवन को क्षेत्र की जनता को समर्पित किया जाएगा। का क्षेत्र, इसका लगावा क्षेत्र जहां लगभग 30,000 से अधिक की आबादी यहाँ पर रहती है। यहाँ पर कोई ऐसा सार्वजनिक स्थान नहीं था, कोई ब्याह शादी इनके फंक्शन होते हैं तो उनको शहर की ओर जाना पड़ता है। 2.5 लाख 3 लाख के वेडिंग पॉइंट मिलते हैं। और एक बार मुख्यमंत्री जी को मैं लेकर यहाँ पर आया था तो मैंने घोषणा करवाई थी 10 करोड़ की लागत से एक विशाल सामुदायिक भवन यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। फिनिशिंग वर्क चल रहा है। 15 जनवरी को इसका लोकार्पण कर हम यहाँ की जनता को सूचित करेंगे। और मैं जब विजिट कर रहा था कि यहाँ पर एक दिन में 2 शादियां भी होती, ऊपर का जो क्षेत्र है 2 फंक्शन भी यहाँ पर हो सकते हैं। यहाँ की क्षेत्र की जनता के लिए ये एक वरदान साबित होगा। और जो गरीब लोग हैं, हम कैंट बोर्ड से बात कर उसके मिनिमम रेट फिक्स करेंगे ताकि बहुत कम पैसे में उनके ब्याह शादी और सामाजिक
देवभूमि विचार मंच के द्वारा लोक मंथन 2024 का आयोजन किया जा रहा है, जो लोक अवलोकन थीम पर आधारित है। इसके अंतर्गत लोक विचार, लोक व्यवहार और लोक व्यवस्था से संबंधित विषयों पर चिंतन मंथन किया जाएगा और इसके अलावा सामाजिक समरसता, परिवार प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण आदि विषय लोक मंथन 24 के केंद्र में होंगे। इससे पहले लोक मंथन का प्रथम संस्करण साल 2016, भोपाल में दूसरा साल 2018, रांची में 2022, गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। इस आयोजन में लोक नृत्य और स्थानीय लोक व्यंजन की भी प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। लोक मंथन 21 से 23 नवंबर 2024 का आयोजन हैदराबाद में होगा, जिसका उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। लोक मंथन आयोजन में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के सिलकियारा सुरंग प्रकरण पर एक डॉक्यूमेंट्री भी प्रदर्शित की जाएगी। में होने वाला एक ऐसा कार्यक्रम है कि जिसमें राष्ट्र के लिए सोचने वाले देश भर के चिंतक शामिल होते हैं और देश भर के जो कर्मशील लोग हैं वे भी शामिल होते हैं। 2016 में पहली बार हुआ, यह भोपाल में हुआ था। 2018 में रांची में हुआ। 2020 में गुवाहाटी में होने वाला था, लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना के कारण से वो लगभग 2 वर्ष का काल बड़ा खराब गया, तो फिर वो 2020 के स्थान पर 2022 में गुवाहाटी में हुआ और अब 2024 में यह भाग्यनगर यानी जो हैदराबाद में यह होने वाला है 2024 में 21, 22, 23, 24 नवंबर 2024। पौड़ी जनपद के सभी विकासखंड मुख्यालयों में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली गई। स्वच्छता अभियान रैली में विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं, स्वयंसेवियों सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया गया। कंडोलिया मैदान में स्थानीय विधायक राजकुमार पोरी ने वहां उपस्थित सभी लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। उसके बाद उन्होंने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि लोगों को न स्वयं गंदगी फैलानी चाहिए और न ही किसी और को फैलाने देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि हम सब मिलकर एक स्वच्छ कचरा मुक्त गृह बना सकते हैं और इससे आपके आसपास का वातावरण भी स्वच्छ रह सकता है। तो स्वच्छता को लेकर के लोगों को अवेयर किया गया। पौड़ी में स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली गई। आज का जो कार्यक्रम है वो विशेष कार्यक्रम है और ये था कि स्वच्छता स्वभाव में स्वच्छता और स्वच्छता ही संस्कार, माने हमको अपने संस्कार में भी स्वच्छता को लाना होगा और संस्कार और स्वभाव में भी स्वच्छता को अपनाना पड़ेगा, तभी जाके सच्चे मायने में जो है सफाई होगी। क्योंकि केवल फॉर्मेलिटी के रूप में, कार्यक्रम के रूप में स्वच्छता नहीं करनी चाहिए। उसको जो है हम अपने स्वभाव में भी जब सफाई अपनाएंगे और अपने डेली के रूटीन में, स्वभाव में और अपने संस्कार में इसको लाएंगे, तभी जाके सच्चे मायने में देश की सफाई होगी। एक पखवाड़ा 14 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक जो पखवाड़ा राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है, उसी क्रम में आज का ये प्रोग्राम है और जो इस प्रोग्राम की थीम है वो स्वच्छता ही सेवा, स्वभाव, स्वच्छता, संस्कार, स्वच्छता, इस थीम पे कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में। और इसका यह है कि हम अपने स्वभाव में स्वच्छता रखें और हमारे जो संस्कार है उसमें स्वच्छता रखें। उसी के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए आज विभिन्न यहाँ पे विद्यालयों से जो हमारे 9 से 12 के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे आए हैं और उन लोगों के द्वारा पूरे नगर में एक रैली निकाली जा रही है यहाँ से लेकर कलेक्ट्रेट तक। इसका उद्देश्य ये है कि कम से कम जो लोग स्वच्छता के प्रति थोड़ा जागरूक हों और वो अपने घर से उसको शुरू करें, अपने से शुरू करें, अपने स्वभाव में। इन दिनों थराली विधानसभा के थराली और देवाल विकासखंड में जल निगम द्वारा कराए गए जल जीवन मिशन समेत अन्य कुल 88 पेयजल योजनाओं की जांच चल रही है। शिकायतकर्ता गोपाल वनवासी की शिकायत पर जिलाधिकारी चमोली द्वारा जांच टीम गठित कर इन योजनाओं की जांच कराई जा रही है, लेकिन अब शिकायतकर्ता ने जांच कमेटी पर ही लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए मुख्य सचिव उत्तराखंड और जिलाधिकारी चमोली को पत्र भेजते हुए जांच में तेजी लाने की मांग की है। शिकायतकर्ता गोपाल वनवासी का ये कहना है कि जिलाधिकारी चमोली द्वारा जल निगम की इन 88 योजनाओं की जांच के लिए जो टीम गठित की गई थी वो टीम भी अपने निचले स्तर के कर्मचारियों को जांच में भेजकर देकर की जा रही है और जांच टीम भी जांच में देरी से पहुंच रही है, जिसके चलते जांच में अनावश्यक देरी हो रही है। शिकायतकर्ता गोपाल वनवासी ने जिन योजनाओं की जांच की जा चुकी है उनकी जांच आख्या तैयारी करने और जांच में तेजी लाने की मांग मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र में की। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि आर्थिक अपराध के इस मामले में जांच टीम इसी तरह की लापरवाही और देरी करती है। न्यायालय का अब हम रुख करेंगे।
जिलाधिकारी कार्यालय ने आदेश पारित करते हुए यहाँ पे जांच टीम के सदस्य नामित किए थे, लेकिन 2 तारीख से इन्हें जांच शुरू की। 2 तारीख से आज दिन तक जांच समिति के सदस्यों द्वारा कोई भी रिस्पांस हमें नहीं मिल रहा है। जांच समिति के कोई भी सदस्य मौके पर जांच हेतु नहीं पहुंच रहा है, जबकि मामला जो है गंभीर आर्थिक अपराध से जुड़ा हुआ है, वित्तीय अनियमितता से जुड़ा हुआ है, गबन से जुड़ा हुआ है, तो काफ़ी गंभीर मामला है। तो जांच टीम के जो सदस्य हैं इस गंभीर मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। सीधी सी बात है कि ये मामले में टाल मटोल करने में जुटे हुए हैं। ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ स्पष्ट जांच हो और दोषियों को दंड दिया जाए। 30 तारीख से आज दिन तक, आज 18 तारीख तक सिर्फ एक पेयजल योजना की जांच जो है कंप्लीट हुई है। जो 16 पेयजल योजना की जो जांच है उसमें भी लगभग 1500 मीटर जो पाइपलाइन थी वो नहीं लगे हैं। जबकि बरसाती मौसम के दौरान सड़कों में गड्ढे और दीवारें क्षतिग्रस्त होने की समस्याओं को लेकर नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय परिसर में धरना दिया। अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी के नेतृत्व पर धरने में बैठे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर पैचिंग वर्क और गड्ढे न भरने पर विभागीय अधिकारियों को मुंह काला कर उन्हें बाजार में घुमाने की चेतावनी भी दी है। धरने में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि अल्मोड़ा विधानसभा क्षेत्र की सड़कों पर गड्ढे बने हुए हैं और कई स्थानों पर दीवारें भी टूट चुकी हैं। इसके बावजूद अधिकारियों ने कई बार शिकायतों के बाद भी मरम्मत कार्य शुरू नहीं किया। विधायक तिवारी ने यह भी कहा है कि जनता इन खराब सड़कों से परेशान है और अधिकारियों की लापरवाही अब और बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि सड़कों के हालात का आकलन कर जल्द से जल्द सरकार को रिपोर्ट भेजी जाए। अल्मोड़ा विधानसभा की, चाहे वो आंतरिक मार्ग हो शहर के, चाहे वो राज्य योजना की मोटर मार्ग हो, चाहे अन्य मोटर मार्ग हो, लगातार उनमें गड्ढे पड़े हुए हैं और दीवारें क्षतिग्रस्त हुई है। तो और विभागीय अधिकारी को बार बार पत्र के माध्यम से मौखिक सूचना दी गई है कि भी इसको तत्काल दुरुस्त किया जाए। और ये जिले का हेडक्वार्टर है, लेकिन अभी तक ना पैचिंग वर्क हुआ है, ना गड्ढे भरे गए हैं। और इसके साथ साथ जो अल्मोड़ा विधानसभा की मोटर मार्ग राज्य योजना के अंतर्गत स्वीकृत हैं, जिनका सैद्धांतिक प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति आ चुकी है, उनका निर्माण कार्य त्वरित किया जाए, शीघ्र किया जाए। उसके साथ साथ जो मोटर मार्ग के आगलन भेजने के लिए प्रस्ताव दिया गया है जो विधानसभा के अंदर, उनका तत्काल आगलन बना के उनको शासन को भेजा जाए। हरिद्वार पुलिस ने जाली नोट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार भी कर चुकी है, जो उत्तराखंड के देहरादून और हरिद्वार जिले में नकली नोटों को खपा रहे थे। आरोपी अपने कमरे पर बड़ी होशियारी से 500-500 के जाली नोट तैयार करते थे। आरोपियों ने नकली नोट बनाने के लिए यूट्यूब से सीखा था। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया है। तो नकली नोट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। हरिद्वार का ये पूरा मामला, पुलिस ने गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जहां पर लैपटॉप, आईफोन, प्रिंटर भी बरामद किए गए हैं। तो एक कमरे में 500-500 के नकली नोट ये आरोपी बना रहे थे, जिसके बाद अब ये पूरा पर्दाफाश, यूट्यूब के जरिए इन्होंने नकली नोट बनाना सीखा था और इस तरह से ये धांधलेबाजी चल रही थी। हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र से अब इन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो हरिद्वार का ये पूरा मामला, तस्वीरें भी, जहाँ पर पुलिस ने गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया। तो ये गिरोह काफ़ी लंबे वक्त से एक्टिव था। ये जाली नोट बना रहे थे, 500-500 के जाली नोट एक कमरे के अंदर ये बनाया करते थे और इसे मार्केट में उतारे थे, जिसके बाद अब इन अपराधियों का पता चला और पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। नकली नोट बनाने वाले इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया गया। गिरोह के 6 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लैपटॉप, आईफोन और प्रिंटर भी बरामद किए गए। एक चेकिंग के दौरान रानीपुर में सुमन नगर के पास में चेकिंग के दौरान जो 2 लोगों को पुलिस के द्वारा रोका गया था। जो संदिग्ध व्यक्ति थे, इनसे जब इनकी चेकिंग की गई तो इनसे कुछ जो नोट हैं, 500 के जो नोट हैं, वो नकली नोट प्राप्त हुए थे। पुलिस के द्वारा जब इनके और इनके साथियों के बारे में पूछताछ की गई तो सभी को करते हुए करीब 5 लोग इसमें पुलिस ने अभी तक अरेस्ट किए हैं। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है, 6 अभियुक्त इसमें अरेस्ट किए गए हैं। और इसमें जो मुख्य अभियुक्त है वो पूर्व में यहाँ पर एक कंपनी में काम करता था, उसके द्वारा ही इन लोगों को जोड़ा गया था। और 6 के 6 अभियुक्त, इसमें 5 सहारनपुर क्षेत्र का और 1 हापुड़ का रहने वाला है, जो यहाँ पर हरिद्वार में रहने के साथ साथ देहरादून में भी ये इस तरीके से नकली नोट बनाने के साथ और उसको फुटकर में बाजार में चलाने का काम ये लोग कर रहे थे।
पुलिस ने अभी करीब 2,25,000 से ऊपर के नकली नोट इनसे भी प्राप्त किए हैं। एक चेकिंग के दौरान रानीपुर में सुमन नगर के पास में चेकिंग के दौरान जो 2 लोगों को पुलिस के द्वारा रोका गया था। जो संदिग्ध व्यक्ति थे, इनसे जब इनकी चेकिंग की गई तो इनसे कुछ जो नोट हैं 500 के जो नोट हैं वो नकली नोट प्राप्त हुए थे। पुलिस के द्वारा जब इनके और इनके साथियों के बारे में हरिद्वार में ई रिक्शा वाहनों की बेतहाशा बढ़ती संख्या ट्रैफिक के लिए समस्या बन रही है। ई रिक्शाओं के लिए रूट निर्धारण नहीं किया गया, लिहाजा हजारों ई रिक्शा बेतरतीब ढंग से सड़कों पर दौड़ रहे हैं। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के बाहर ई रिक्शा की भीड़ से अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है। हरिद्वार जिले में लगभग 10,000 ई रिक्शा रजिस्टर्ड है, जिसमें 6,000 से ज्यादा ई रिक्शा अकेले हरिद्वार शहर में दौड़ रही है। आरटीओ का कहना है कि ई रिक्शा के लिए रूट निर्धारण और परमिट जारी करने की कोई व्यवस्था नहीं है। कोई भी ई रिक्शा खरीद कर उसका रजिस्ट्रेशन करा सकता है। वहीं ट्रैफिक पुलिस भी ई रिक्शा का रूट निर्धारण कर ट्रैफिक सुचारू करने के लिए कोई पहल नहीं कर रही है। तो यातायात व्यवस्था बिगड़ती हुई नजर आई। हमें उच्चाधिकारियों लेवल से कोई अभी दिशा निर्देश नहीं प्राप्त हुए हैं। कोई भी ई रिक्शा के लिए आवेदन करता है रजिस्ट्रेशन के लिए तो उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। हमें रिपोर्ट भेजी जा चुकी है और सिर्फ हरिद्वार ही नहीं अन्य शहरों में भी जहाँ पे भी इस तरह की समस्याएं आ रही हैं वहाँ से भी रिपोर्ट आ रही है। संख्या निर्धारित करना परमिट से परिवहन विभाग परमिट जारी करता है क्षेत्र और मार्ग पे। तो चूँकि ये ई वाहन हैं तो ई वाहन को परमिट से मुक्त सेंट्रल गवर्नमेंट मॉर्थ द्वारा ही किया गया है, शासनादेश द्वारा। तो इसलिए अभी इन पे परमिट की शर्तें आरोपित नहीं की जा सकती। जैसे ये परमिट की शर्तों में आ जाएंगी तब मार्ग क्षेत्र इनका बनाया जा सकता है। हरिद्वार के जिला अस्पताल में इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर ने शराब के नशे में एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ अभद्रता की तो हंगामा खड़ा हो गया। इमरजेंसी से मरीज को ले जाने को लेकर डॉक्टर गोपाल गुप्ता ने 108 एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ पहले अभद्रता की और फिर मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद डॉक्टर ने एम्बुलेंस का शीशा तोड़ दिया, जिससे गुस्साए एम्बुलेंस ड्राइवर ने अस्पताल परिसर में हंगामा किया। सूचना पाकर सीएमओ आरके शर्मा भी मौके पर पहुंचा और कार्रवाई करते हुए आरोपी डॉक्टर गोपाल गुप्ता को सस्पेंड कर दिया गया है। घटना के दौरान का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें डॉक्टर गोपाल गुप्ता लोगों और पुलिसकर्मियों के साथ गाली गलौज करते हुए और धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी वो उसका गाड़ी का शीशा तोड़ दिया है ना। तब मैंने कहा कि भाई ठीक है, अब इसमें जब ऐसी बात है तो फिर आप पुलिस की मदद लीजिए, है ना। अब उसमें हम तो क्या ही कहेंगे। तो फिर उसके बाद हाँ उन्होंने पुलिस को लिख के दिया और प्रतिलिपि हमें भी की। फिर सीएमओ सर भी आ गए। तो इसमें यही है कि हाँ अभी तो फ़िलहाल ऐसा कि कुछ ऐसा है कि कुछ 3 दिन का हम उनको नोटिस देंगे और नियमानुसार आगे फिर उसके कार्रवाई की जाएगी। अब ये तो खैर ठीक है, आरोप लगा, लेकिन मैं उस चीज़ को साबित करके तो नहीं कह सकता क्योंकि ऐसा कोई चेकअप तो हमने नहीं किया या ऐसी कोई पुलिस ने कोई वो कार्रवाई तो नहीं की। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र स्थित रोशनाबाद हेल्थ केयर सेंटर में देर रात स्थानीय लोगों ने तोड़फोड़ की। दरअसल एक महिला के गर्भपात के दौरान डॉक्टर की लापरवाही से उसकी हालत गंभीर हो गई। इसके बाद लोगों में आक्रोश फैल गया। मौके पर पहुंचे पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया, लेकिन घटना के बाद हेल्थ केयर सेंटर के डॉक्टर्स वहां से फरार हो गए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रोशनाबाद में कई अवैध क्लिनिक चल रहे हैं जहां इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहती हैं। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में नवोदय विद्यालय के भवन में आग लग गई है। छात्रों और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं आग लगने से खेल सामान, बच्चों के रजाई गद्दे और बिस्तर जलकर खाक हो गए। बताया ये गया कि नवोदय विद्यालय के फैब्रिकेटेड हॉल में शॉर्ट सर्किट के कारण यह आग लगी। मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।